हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक लेख और एक पत्र का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि एक विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक में भी भाग लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। इसका वह कर्तव्य बनता है कि वह देश की राजनीति को देखे कि क्या चल रहा है अभी इस देश में, हमको क्या करना चाहिए, हमारे भविष्य के बारे में क्या किया जा रहा है। इससे हर एक विद्यार्थी नौजवान को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। यह भगत सिंह कह के गए हैं दोस्तों, और जी हाँ, बिल्कुल ही उसका कहना सत्य है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग एक पत्र पढ़े थे जो कि सुखदेव के नाम लिखा गया था भगत सिंह द्वारा। उसमें यह था कि आत्महत्या जो है यह कायरता की बात है। ठीक, जो सुखदेव कहते हैं जेल में जब रहते हैं कि आत्महत्या करना कायरता की बात है, लेकिन जब वही जेल से बाहर निकलते हैं तो वही बात क्या कहते हैं, बात यह कहते हैं कि कुछ भी अगर छोटा सा भी कुछ जंजाल में फंस गए हो कोई भी व्यक्ति, तो उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ही उसकी राय वहां पे बदल चुकी थी, उल्टा हो चुकी है उसकी राय। तो भगत सिंह उसको कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों है बताइए सुखदेव भैया। ठीक ना, यह सब बात हम लोग देखें इसमें पहला पार्ट में। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। कहता है भगत सिंह, मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। बात सही है दोस्तों, कोई अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय पर वह जेल में ही उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जेल के तरह कोई ऐसा स्थान मिलेगा ही नहीं उसको अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। भगत सिंह इस विषय पर भी अध्ययन किए हैं कि जेल ही ऐसा ऐसा स्थान है जहां पर सामाजिक विषय पर प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने का अवसर पाया जा सकता है, सिर्फ जेलों में ही। ठीक, स्व अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। स्व अध्याय मतलब अपने आप का अध्ययन करना। करना क्या है? कष्टों को सहना है। ठीक ना, चलिए ऐसा कहते हैं हमारे वीर भगत सिंह। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है कि आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदीगिरियों में विपत्तियां सहन सहन करना ही जारशाही के तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंधक में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। कौन कारण था? कि वह बंदी गृहों में, मतलब जेलों में बंद था। जेल में बंद रहने के पश्चात उसके बाद भी क्या किया, अपने जो है इसको अध्ययन को जारी रखा। उसमें उसमें जाके बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन किया। रूस के क्रांतिकारियों ने। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है? बोल रहे हैं वीर भगत सिंह, लिख रहे हैं इस पत्र में सुखदेव को कि भाई सुखदेव, क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है बताइए, जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव करते हो। बात तो सही है। केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, वह तो खुद से करेगा नहीं, लेकिन वह कह देगा कि यह काम कोई कर लेगा, इस कार्य के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, बेरोजगार लोग, वही करेंगे इस काम को। किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को प्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस काम के लिए बहुत लोग हैं, दूसरे लोग इस काम को कर लेंगे, तो उसका विरुद्ध करना चाहिए, उसको संघर्ष करना चाहिए, उसको रोकने के लिए बिल्कुल करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें
परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए ध्यान, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। सही बात है, वीर भगत सिंह बहुत ही शानदार तरीके से कहे हैं यहाँ पर कि परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। सही बात है। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। सही बात है, अगर इस तरह से आप कार्य कीजिएगा तो आंदोलन के क्रांति का कार्यकाल बहुत कम समय तक कर दिया जाएगा। बात सही है। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबके अलग रहने के लिए आपको जो तर्क दिए दिए हैं उनमें उन्हें समझने में असमर्थ हूं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। भगत सिंह ऐसा कह रहे हैं। उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने सुखदेव भाई आपने जो तर्क दिए, आपने जो विचार दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं, मैं नहीं समझता उस आंदोलन को, क्योंकि आप बिल्कुल ही विपरीत कार्य कर रहे हैं। पहले जैसा आपकी राय थी वैसी आप नहीं है। क्या हो गया है आपके अंदर? कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ। सही बात है। वह आपके इस व्यवहार को जिसे जिसे वह स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं। बात सही है। जो अभी आपका सोच है वो दूसरा व्यक्ति सोच सकता है? नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसका सोच ही छोटा है, आपका सोच बहुत ऊंचा है। अनोखा और अद्भुत समझते हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं वह आपको। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी सोच का स्तर जो है बिल्कुल नीचे है, आपका सोच बिल्कुल ऊपर है। ऐसा हुआ, अगर आप सोचते हैं तो आपको अनोखा सोचेंगे, अद्भुत सोचेंगे, समझेंगे सब आपको। ऐसे ऐसे लोग हैं आज के जमाने में। ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं इस पत्र में, जो लिख रहे हैं किसके लिए? अपने सुखदेव के लिए। ठीक। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? बात सही है। अगर वास्तव में यदि यदि आप समझते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो जो जेल में बंद है अपमान उसके जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण अगर है तो आप इसका विरुद्ध कीजिए, उसका आंदोलन कर कीजिए, ताकि वह सुधर जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। संभवतः आप यही कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता। अगर आपको अगर कहा जाए सुखदेव भाई कि आप उसके लिए आंदोलन शुरू क्यों नहीं करते, तो आप संभव है 100% आप यही बात कहेंगे कि संघर्ष करना बिल्कुल सफल नहीं होगा, यह बेकार का यह संघर्ष हम करेंगे, क्यों करें उसके लिए। परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। बात सही है। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। बिल्कुल, यह तो वही उत्तर है सुखदेव भाई जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं। क्या सुनते रहे हैं? जो लोग बाहर क्रांतिकारी, जो लोग बाहर हैं, जो लोग जेल से बाहर, यानी कि हम लोग जो जेल में हैं, हम जो जेल में हैं, जो जेल से बाहर है, वह क्रांतिकारी प्रयत्न में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। वह क्रांतिकारी में भाग लेना नहीं चाहते हैं, वह अपना जान बचाना चाहते हैं। वह सोचते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसा सोचते हैं, जान बची तो लाखों पाए। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? आप एक क्रांतिकारी हैं, क्या मैं यही उत्तर आपके मुख से सुनूंगा? सुखदेव भाई बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों को आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं कि कुछ गिने चुने कार्यकर्ता,
कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है? मतलब इसका मतलब यही हुआ कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यही होता है। ये जो मुट्ठी भर कार्यकर्ता है हमारे साथ, क्या अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में वह क्या कर सकता है? अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक हम क्रांतिकारी उसके साथ नहीं होंगे तब वह कुछ कर सकेंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या हम क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? हम इसका यही मतलब निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे ऐसा मतलब। इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। सही बात है। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता, वह उसको हम लोग समझ लेंगे ऐसे कि वह निर्बल है, वह बिल्कुल ही कायर है, डरपोक है। उसकी जो प्रकट होती है निर्बलता, जो इस प्रकार सोचता है, जो कि हम लोग इस प्रकार नहीं सोच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे। आगे चलकर आप लिखते हैं सुखदेव भाई, क्या लिखते हैं कि 14 वर्ष जब वह जेल में बंद रहे, कष्टों से भरपूर अपना जीवन बिताने के बाद किसी से किसी से यह आशा नहीं की जा सकती है, बताइए, कि उसके विचार वही होंगे जो जेल जाने से पहले थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सुखदेव भाई? ऐसा कहते हैं कौन? हमारे वीर भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे। महज 24 वर्ष के उम्र में इस देश के लिए शहीद हो गए। जो जेल जो जेल से पूर्व थे, ठीक ना, क्या उसका विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे? क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। आप यही ना सोचते हैं? क्योंकि जो जेल में वह रहा, उसका वातावरण जैसे आपके सोच को रौंद कर रख दिया था, उसी तरह आप सोचते हैं 14 वर्ष जब जेल में रहे तो उसका विचार को क्या वही वातावरण विचारों को रौंद कर रख देगा? ऐसा नहीं है। अब अब क्या कहते हैं भगत सिंह सुखदेव को? लिखते हैं पत्र में, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? बताइए। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? बताइए। आप क्या सोचते हैं कि हम जो यह क्रांतिकारी बने हैं, अगर हम इस क्रांति में नहीं उतरते, क्रांतिकारी हम अगर नहीं बनते, तो आपकी क्या आशा है? आप क्या सोच रहे हैं कि कोई कोई भी इस क्रांतिकारी में भाग नहीं लेता? लेता, जरूर लेता। हमसे भी हमसे भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हो चुके हैं, इस देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। आखिर आपकी सोच ऐसा क्यों है भाई सुखदेव, बताइए। आपने जो हमको पत्र लिखा, उससे जो मैंने पढ़ा, उससे मेरे जीवन में अलग अलग प्रभाव डाले हैं। आपकी सोच पल भर में ही बदल गया। कहता है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बेवफा बन गए हैं अभी हमारे सुखदेव भाई। यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं सुखदेव भाई। ऐसा कह रहे हैं भगत सिंह सुखदेव को, अगर ऐसा हुआ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। सही बात है। क्या सिर्फ हम ही ऐसे क्रांतिकारी हैं? ऐसा नहीं है। हमसे भी वीर 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 सब बैठे हुए हैं। दशरथ मांझी को ही मान लीजिए, क्या किए कि एक पत्थर को वह काटने लगे थे, लोग उसको पागल समझने लगे थे, लेकिन जब उस पत्थर को काट कर रास्ते से हटा दिया, तब उसको भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। यह क्या थे? यह भी तो एक क्रांतिकारी, इसको मान लीजिएगा आप लोग। क्यों नहीं मानिएगा, बताइए। हाँ, कैसा कैसा सोच है आपकी भाई सुखदेव। मैं तो यह कहता हूं कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स
वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। सही बात है। भगत सिंह कह रहे हैं कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स कार्ल मार्क्स नहीं है, वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स ही साम्यवाद का जन्मदाता है, ऐसा नहीं है। उसमें से उन व्यक्तियों में से एक था कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक हाँ, कार्ल मार्क्स। अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। इसलिए उसको आज हम लोग कहते हैं कि साम्यवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स है। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें से एक मार्क्स भी था। ठीक, उन व्यक्तियों में से जो यूरोप के औद्योगिक क्रांति के लिए ही एक विशेष प्रकार वाले व्यक्ति को उत्पन्न किए थे, उनमें से एक कार्ल मार्क्स भी था। इसलिए आज उसको हम लोग कहते हैं साम्यवाद का जन्मदाता, और कुछ नहीं है, बस यही है। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया। समझ रहे हैं सुखदेव भाई मैं क्या कह रहा हूं आपको? ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं। भगत सिंह क्या कह रहे हैं? सुखदेव भाई को पत्र में लिख रहे हैं, मैंने और आपने भी इस देश की समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है, वरन वरन का मतलब होता है बल्कि यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है, हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति का प्रभाव का परिणाम है यह। हम भी समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिए थे। यह तो परिस्थिति का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। निस्संदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार का कठिन कार्य हाथ में ले लिया है तो उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमने यह कठिन कार्य अपने हाथ में ले लिया है तो क्यों नहीं इसको जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए इस कार्य को। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जब कठिन कार्य अपना हाथ में ले ही लिया है तो इसको जारी रखने में क्या जाता है हम लोग को, और आगे बढ़ाने में क्या जाता है? आगे बढ़ते रहिए, एकदम क्रांति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को बचाते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा सुखदेव भाई। हमारे वीर भगत सिंह कह रहे हैं सुखदेव भाई को कि विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना, यह तो जनता का मार्गदर्शन होगा। अगर हम क्रांतिकारी हैं, हम अगर जनता को नहीं बताएंगे कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो अगर हम ही आत्महत्या कर लें, इस दुनिया से चल बसे, तो जनता का क्या हाल होगा? जनता का मार्गदर्शन कैसे होगा? मार्गदर्शन हो ही नहीं पाएगा, बल्कि यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। बिल्कुल सही बात है, यह उल्टा कार्य होगा। लोगों जनता के लिए मार्गदर्शन होगा ही नहीं। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। मतलब हम जेल में हैं, जेल के नियमों के अनुसार अपने जीवन में निराशा लिए, अपने दबाव लिए, हिंसा की असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम यह कार्य करते रहे। प्रतिक्रियावादी मार्गदर्शन जनता का करते रहे, एकदम क्रांतिकारी बनते रहे जेल के अंदर रहते हुए भी। क्या हो गया? हम जेल के अंदर है तो हम मान लिए कि यह हमारा परीक्षा हो रही है, अभी हम जेल के अंदर हैं, हम लोग यह काम कर सकते हैं। ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं जब पत्र लिख रहे हैं सुखदेव के नाम। ठीक ना? जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा नाना प्रकार, मतलब अनेक प्रकार की कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था भगत सिंह को। जब देश
आजाद नहीं हुआ था, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, तब भगत सिंह को अनेक कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था अंग्रेजों द्वारा। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे, वह भी हमें छोड़कर भाग गए। देखिए कैसे कैसे क्रांतिकारी हुए इस भारत देश में, जो हमको भगत सिंह को अकेला छोड़कर भाग गए। वह अपने आप में सिर्फ गर्व करते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन क्रांतिकारी होने का क्या फायदा, जो हम अकेले क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी हम लोग कहेंगे भगत सिंह को दोस्तों, ठीक ना, जो हमको छोड़कर भाग गए अकेले इस राह में, ये कैसी क्रांतिकारी है। सिर्फ अपना गौरव अनुभव करने में क्या खूब हम क्रांतिकारी अपने आप को बहुत महान कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? सुखदेव को कह रहे हैं अगर हमको सब छोड़ के भाग गए तो यह परिस्थितियां मेरे लिए कितना कठिन होगी बताइए। नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था बताइए तो। सुखदेव भाई बताइए आप। ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं, जो पत्र लिख रहे हैं सुखदेव के नाम, उसमें भगत सिंह क्या लिखे हैं? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और विचार था बताइए। कोई विचार उचार नहीं था। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? क्या यही तर्क, यही विचार हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है, जो जेलों से दंड भोग कर लौटे हैं और अब भी कार्य कर रहे हैं बताइए। यदि बाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। भाई सुखदेव, आपकी जो अभी सोच है, आपकी जो सोच बिल्कुल बदल चुकी है। यदि बाकुनिक ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह तो प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। क्या बाकुनिक ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन आपका सोच, पल भर में ही आप बेवफा हो गए सुखदेव भाई। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या से क्या हो गए देखते देखते बताइए। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्हें अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। क्या आज ऐसे असंख्य क्रांतिकारी आपको दिखाई नहीं देते हैं? ये दिखाई देते हैं, जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। क्या वह आत्महत्या कर लेंगे बताइए? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हमको डटे रहना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है बताइए। आप कह सकते हैं? सुखदेव भाई, क्या आप कह सकते हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं कह सकते हैं। सुखदेव भाई, भगत सिंह कह रहे हैं, सुखदेव भाई क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं अत्यंत प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। हाँ, क्या आपको याद है सुखदेव भाई? जब हम अपने बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्रता से प्रभावकारी विष को रखना चाहते थे, तब आपने इसका भी दृढ़ता से विरोध किया था। लेकिन आज आपको क्या हो गया है बताइए? सीधे उल्टा असर हो रहा है आपको इस बात का। आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था,
फिर अब क्या हुआ सुखदेव भाई, फिर अब क्या हुआ बताइए हमको। आपका विचार कैसे क्यों बदल गया आपका विचार। यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है, फिर भी आपका आपका विचार बदल गया। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने से भी घृणा होती है। देखिए दोस्तों, यह भगत सिंह कह रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि मुझे तो अब यह प्रश्न करते हुए आपसे भी शर्म आती है हमको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो कि आप इतने इतने क्रांतिकारी थे। आप कुछ गलत बात को सहन नहीं करते थे, आत्महत्या को आप कायरता की कार्य मानते थे, लेकिन अब आप ही अपने आप ही बोल रहे हैं कि कोई भी जंजालों में फंस गए हो, छोटी सी बात पर तो जाके आत्महत्या कर लो। आपके विचार को क्या हो गया सुखदेव भाई। आप इस, आप इतना बेवफा कैसे हो गए। ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं सुखदेव को, ठीक ना। आइए देखते हैं क्या है कि आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी। किस मनोवृत्ति से, जो आत्महत्या करने की अनुमति देती थी। बिल्कुल सही बात है सुखदेव भाई, आपको तो उस बात से भी घृणा थी जो सिर्फ कहते थे कि आत्महत्या कर लेना चाहिए किसी भी बात पर। आप तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हो गया आपको। क्या से क्या हो गया। ऐसे आप बेवफा कैसे हो सकते हैं सुखदेव भाई बताइए। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। अब अब सुखदेव भाई, अब मैं जो कुछ कहूंगा उसके लिए आप हमको क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। बिल्कुल सही बात है। अगर आप उस टाइम इतने बड़े क्रांतिकारी थे, फिर कुछ क्षण बाद आप बिल्कुल ही बदल चुके हैं, तो आपका तो यही फर्ज बनता है कि आप विष खाकर उसी समय आत्महत्या कर लेते जब आप जेल जा रहे थे। बताइए, अगर उस समय आप आत्महत्या कर लेते तो आप आपने क्रांतिकारी कार्य में बहुत बड़ी सेवा की होती। आपका रहना या ना रहना इस देश के लिए क्या है। इतने बड़े क्रांतिकारी आप इतनी छोटी छोटी तुच्छ बात कर रहे हैं। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हम हमारे लिए हानिकारक है। ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं कि अभी जो, परंतु इस समय आपकी जो विचार है उस पर जो कार्य करना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या करेंगे आप आपकी आपके कार्य पर विचार करके बताइए। आप ही बदल चुके हैं जो सिर्फ इतने बड़े क्रांतिकारी थे। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्यारे सुखदेव भाई, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विशेष विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। जिस तरह हम लोग अभी सोच रहे हैं कि क्रांतिकारी कैसे बने, इस तरह से सोच रहे हैं कि इस समय अभी इस देश को ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो तन मन धन से इस देश पर न्यौछावर कर दे। उसी तरह जब हम मृत्यु के विषय में सोचे तो इसी तरह सोचे, क्योंकि हमारा मृत्यु व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं। भगत सिंह कह रहे हैं कि एक दिन जब मुझे पहचानने के लिए दिल्ली से बुलाया गया था, कोई किसी को बुलाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर पूछा गया था। क्या पूछा गया था। उन्होंने कहा था
कि कोई खेद सॉरी दोस्तों कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। जिस टाइम दिल्ली से किसी को बुलाया गया था मुझे पहचानने के लिए तो ऐसी ऐसी बात करते थे। इससे सिद्ध होता है कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु को आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। भगत सिंह क्या उत्तर दिया था कि जो उन्होंने कहा था कि इनका तर्क था, दिल्ली वालों का तर्क क्या था कि उस टाइम जो मेरी मृत्यु होगी वह आत्महत्या के समान होगी, परंतु यहाँ पर वीर भगत सिंह बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर दिए थे कि मेरे जैसा विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप से दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। यह भगत सिंह। आप कैसे कह सकते हैं इस मेरी मृत्यु को आत्महत्या कैसे कह सकते हैं? मेरे जैसे भला मनुष्य जो किसी अपना जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी विषय भी किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसका विचार अपने हृदय में अपने मन में ला भी नहीं सकते हैं हम। आप कैसे कर सकते हैं इसकी मृत्यु को आत्महत्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या शानदार तरीके से जवाब दिए हैं हमारे वीर भगत सिंह दोस्तों। इस पत्र में यह इस पत्र द्वारा समझाते हैं सुखदेव को, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं, समझे आप। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं सुखदेव भाई, यह सुनिए, यह आप सुनिए। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे पता है कि मुझे मृत्यु दंड सुनाया जाएगा, यह मुझे विश्वास भी है, ठीक ना। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। मुझे किसी प्रकार की क्षमा या कोई नम्र व्यवहार, इसका हमको कोई आशा नहीं है। मैं यह चीज नहीं कहूंगा कि नहीं इनको माफ कर दीजिए फलाना चिलाना, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे मन में। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी। अगर कोई क्षमा अगर हुई फांसी के दौरान तो सबके लिए होगी, जितने भी क्रांतिकारी हैं। बल्कि वरन मतलब बल्कि वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ हम ही अकेले नहीं, अन्य लोगों को भी इस बाधाओं से छुटकारा दिलाएंगे। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी। हमको आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी। क्षमा होगी ही नहीं। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और व्यापी हो। और उसके साथ मेरी अभिलाषा, मेरी चाह यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। देखिए यहाँ पे भगत सिंह कितने बड़े विचारक थे, क्या कितने बड़े सोच रखते हैं यहाँ पे, कि उसकी यह चाह थी कि जब हमको फांसी पे लटकाया जाए तब लटकाया जाए हमको फांसी पर, जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तब हमको फांसी दे दी जाए। हम हंसते हंसते इस फांसी को स्वीकार करेंगे। भगत सिंह के ऐसे विचार से आपको भी प्रेरित होना चाहिए दोस्तों। आपको भी अपना लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का
मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने करने का कारण न बने। सही बात है। मतलब मेरी यह इच्छा है कि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए। मतलब मेरी तरह अगर कोई क्रांतिकारी बने, उसको सम्मानपूर्ण समझौता मिले, ऐसा अगर हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं बने। हमारे जैसे आदमी, भगत सिंह कितने बड़े सोच रखते थे। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। सही बात है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपना भाग्य पूर्णतया भुला देना चाहिए और देश के प्रति लगे रहना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति के भावनाओं को इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। अंग्रेजों को इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकता है, उसको तनिक भी भनक नहीं होनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस देश के लिए क्रांतिकारी बन रहे हैं, इसका अनुभव इस अंग्रेज को नहीं होना चाहिए, तनिक भी भनक नहीं होनी चाहिए। ऐसे चुपके चुपके से क्रांतिकारी बनेंगे, ऐसे वीर क्रांतिकारी बनेंगे कि अंग्रेजों को चुटकियों में भारत देश से हटा सकते हैं। ऐसे क्रांतिकारी बनेंगे। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। सुखदेव भाई, आप सुन रहे हैं? आप पढ़िए, इस पत्र को जरूर पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा, यह क्रांति के बिना संभव नहीं हो सकता। कैसे होगा? क्रांति करना ही होगा। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जब जब क्रांति होगा तो प्रयास करना होगा, क्रांति के लिए कष्ट सहना होगा और बलिदान करना होगा, तब जाके क्रांति हो सकती है और ऐसा ही होगी। अब ऐसा ही की जाएगी। बलिदान बलिदान होना पड़े, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट सहना पड़े, कष्ट सहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रांतिकारी बन के रहेंगे, अंग्रेजों को शासन करने नहीं देंगे, भारत देश को आजाद करके रहेंगे इस अंग्रेजों के चंगुल से। कितने बड़े सोच रखते थे हमारे वीर भगत सिंह। जहां तक मेरी दृष्टिकोण का संबंध है, यानी कि हमारे वीर भगत सिंह कहते हैं कि जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं। मैं तो केवल उसी दशा में, जिस दशा में अभी मैं हूं, सबके लिए सुविधा कर सकता हूं, क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं। मैं वीर भगत सिंह। जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों की कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। जो हम फांसी चढ़े हैं, फांसी में लटके हैं, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इससे वह सीखे। कौन? जो क्रांतिकारी अभी नया नया बन रहे हैं, इससे वह सीखे, कुछ तो सीखे। मैं उसका स्वागत करूंगा, क्षमादान का स्वागत करूंगा उसका, जो अभी क्रांतिकारी बनेंगे। बस इससे अधिक कुछ नहीं चाहता। तो दोस्तों, कह रहे हैं वीर भगत सिंह कि मैं इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि हमारा जो फांसी है, मैं जो यह फांसी को खुशी खुशी अपनाना चाहता हूँ। इससे यह लोग सीखे, जो अभी नए नए क्रांतिकारी बने हैं, इससे वह लोग सीखे यह बात को कि मेरा बलिदान, देश के लिए जो मैंने बलिदान किया है, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ। सुखदेव को यह पत्र लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से एक लेख और एक पत्र को बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं फिर से। तो दोस्तों, इसका जो मैं लेके आऊंगा बाद में कल, वह क्या लेके आऊंगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। फिर इसके बाद जैसे हम लोग प्रत्येक चैप्टर का पहले लेखक परिचय करते हैं,
फिर पहली पार्ट में चैप्टर को समाप्त करते हैं और दूसरे पार्ट में चैप्टर को समाप्त करते हैं। उसी तरह जितने भी गद्य खंड है उसी तरह सबको समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय।